बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपको अध्याय 6 पढ़ाया जा रहा है और अध्याय 6 में आपको पढ़ाया जा रहा है पूर्वी भारत के मंदिर स्थापत्य कला के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वास्तुकला के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो पूर्वी भारत के मंदिरों में वे सभी मंदिर शामिल हैं जो पूर्वोत्तर क्षेत्र बंगाल ओडिशा में पाए जाते हैं। इन तीनों में से प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी विशिष्ट किस्म के मंदिरों का निर्माण किया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र और बंगाल के वास्तुशिल्प के इतिहास का अध्ययन करना कठिन हो गया है, क्योंकि उन क्षेत्रों में निर्मित अनेक प्राचीन मंदिरों के भवनों का नवीनीकरण कर दिया गया है और उन स्थलों पर इस समय मंदिरों का जो रूप बचा हुआ है वह परवर्ती काल में ईंट और कंक्रीट का बना हुआ है, जिससे उनका मूल रूप ढक गया है। अर्थात मूल रूप जो पुरानी परंपरा से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, उन पत्थरों के ऊपर क्या कर दिया, सीमेंट और कंक्रीट और ईंट के माध्यम से इनको दोबारा से बना दिया गया या रिपेयर कर दिया गया, जिसके आधार पर उनकी मूल जो रूप है वो रूप ढक दिया गया है, छुप गया है। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि चिकनी पक्की मिट्टी टेराकोटा होता है, कच्ची पक्की मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको टेराकोटा कहते हैं, अर्थात ईंट जैसे ही भवन निर्माण किया गया था। के लिए पट्टियाँ फलक बनाने के लिए मुख्य माध्यम थी। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ अर्थात पट्टियों का मतलब वही ईंट फलकों पर बंगाल में 7वीं शताब्दी तक बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ चित्रित की जाती रही हैं। असम और बंगाल में भी बड़ी संख्या में प्रतिमाएं पाई गई हैं, जिनमें उन क्षेत्रों के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शैलियों के विकास का पता चलता है। जैसे असम तेजपुर के पास डापरवतिया में एक पुराना 6वीं शताब्दी में बना दरवाजे का ढांचा मिला है, अर्थात गेट का या दरवाजे का ढांचा मिला है। तिनसुकिया के पास स्थित रंगागोरा चाय बागान टी एस्टेट से तरह तरह की कुछ प्रतिमाएं मिली है, जिनसे इस क्षेत्र में गुप्तकालीन शैली के आयात आगमन का पता चलता है। यह गुप्त कालोत्तर शैली इस क्षेत्र में 10वीं शताब्दी तक बराबर जारी रही, किंतु 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली विकसित हो गई थी। मतलब 12वीं से 14वीं सदी के मध्य में क्या हो गया, असम में एक अलग क्षेत्रीय शैली का विकास हो गया था। उत्तरी बर्मा से जब असम में टाई लोगों का आगमन हुआ तो उनकी शैली बंगाल की प्रमुख पाल शैली से मिल गई और उनके मिश्रण से एक नई शैली का विकास हुआ, जिसे आगे चलकर गुवाहाटी और उसके आसपास के क्षेत्र में अहोम शैली कहा गया था। किस नाम से जाना गया, अहोम शैली के नाम से जाना गया। उसके बाद आता है बंगाल के बाद बिहार और बांग्लादेश सहित में 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की अवधि में निर्मित प्रतिमाओं की शैली को पाल शैली कहा गया। पाल शैली जैन शैली से पहले की शैली को क्या कहा गया है, पाल शैली, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों को और मूर्ति शिल्पों को बनाया गया था, जिसका नामकरण तत्कालीन पाल शासकों के आधार पर किया गया था। इस प्रकार 11वीं शताब्दी के मध्य भाग से 13वीं शताब्दी के मध्य भाग तक निर्मित मूर्तियों की शैली को तत्कालीन सैन शासकों के नाम पर सैन शैली के नाम से जाना गया। मतलब पाल शैली के बाद सैन शैली के नाम से जाना गया, क्योंकि वहाँ के शासक कौन थे, सैन थे, इसलिए उसको सैन शैली के नाम से कहा जाता है। पर उस क्षेत्र में पाए जाने वाले मंदिर स्थानीय बंग शैली के अभिव्यंजक ही माने जाते हैं। उदाहरण के लिए बर्धमान जिले में बराकड़ नगर के पास स्थित 9वीं शताब्दी के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मोड़दार शिखर बहुत ऊंचा है। शिखर मतलब चोटी बहुत ऊंची है। उसकी चोटी पर एक बड़ा आमलक बना हुआ है। आमलक कहती है, एक तस्तरी नुमा बनी हुई है, वो आमलक बना हुआ है। यह आरंभिक पाल शैली का अच्छा उदाहरण है। यह ओडिशा के समकालीन मंदिरों जैसा है। यह मूल रूप से कुछ शताब्दियों के बाद ऊंचा होता गया है। 9वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच बने अनेक भवन पुरुलिया जिले में तेलकुपी स्थान पर स्थित हैं। जब इस क्षेत्र में बांध का निर्माण हुआ तो वे पानी में समा गए थे। भवन उस क्षेत्र में प्रचलित अनेक महत्वपूर्ण शैलियों में से हैं, जिनसे पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार उन सभी शेष नागर उपशैलियों से परिचित थे। मतलब नागर शैली की उपशैलियों से परिचित थे। तो इसमें पाल शैली और पाल शैली के बाद सैन शैली में मतलब
यहाँ पर स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, जो उस समय उत्तर भारत में प्रचलित थी। पुरुलिया जिले में कुछ मंदिर आज भी विद्यमान हैं जो उस काल के बताए जाते हैं। इन मंदिरों के काले तथा धूसर रंग के बेसाल्ट और क्लोराइट पत्थरों से बने स्तंभों तथा मेहराबी ताकों ने, मेहराबी ताक क्या मतलब होता है आड़े, ने गौर और पांडुआ में स्थित भवनों को, जो प्रारंभिक बंगला सल्तनत के समय के हैं, बहुत प्रभावित किया। इसी प्रकार बंगाल के अनेक स्थानीय भवन निर्माण की परंपराओं ने भी उस क्षेत्र की मंदिर शैली को प्रभावित किया। इन स्थानीय परंपराओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण था बंगाली झोंपड़ी की बांस की बनी छत का एक और ढलान या उसकी मुड़ी हुई शक्ल। मतलब बांस, मतलब बंगाल में क्या है, झोंपड़ी बनाई गई, जो झोंपड़ियों में किस तरह के रूप में बनाई, एक और ढलान के रूप में बनाई गई, जिससे कि वहाँ पड़ने वाली जैसे बर्फ़ वगैरह है या बरसात होती है, वो एक तरफ ढाल से वजन न पड़े उस पर और ढाल से नीचे बहकर आ जाएं। मुड़ी हुई शक्ल की बनाई गई। इस लक्षण विशेषता को आगे चलकर मुगल कालीन इमारतों में भी अपना लिया गया था। ऐसी छत को संपूर्ण उत्तर भारत में बंगला छत कहा जाता है। मुगल काल में और उसके बाद पक्की मिट्टी की ईंटों से बसियों मंदिर बंगाल और आज के बांग्लादेश में बनाए गए। इनकी शैली अपने किस्म की अलग ही थी, जिसमें बांस की झोंपड़ियों में प्रयुक्त स्थानीय निर्माण तकनीकों के तत्व तो शामिल थे ही, साथ ही पाल शैली के बचे हुए कुचे पुराने रूपों और मुस्लिम वास्तुकला के मेहराबों और गुंबदों के रूपों को भी उनमें शामिल कर लिया गया था। इस शैली के भवन विष्णुपुर, बांकुड़ा, बर्धमान और बीरभूम में स्थान पर मिलते हैं और ये अधिकतर 17वीं शताब्दी के हैं। इसके बाद आता है ओडिशा। ओडिशा की वास्तुकला की मुख्य विशेषता को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है, अर्थात रेखापीठ, ढाड़केव और ढाकरा। ये 3 इस तरह की मतलब भाग किए हैं जो वास्तुकला को 3 भागों में विभाजित किया है। रेखापीठ, ढाड़केव और खाकरा। मतलब यहाँ वहाँ अधिकांश प्रमुख ऐतिहासिक स्थल प्राचीन कलिंग क्षेत्र में हैं, यानी आधुनिक पुरी क्षेत्र में या पुरी जिले में स्थित हैं, जिसमें भुवनेश्वर यानी पुराना त्रिभुवनेश्वर, पुरी, कोणार्क के इलाके शामिल हैं। ओडिशा के मंदिरों की शैली एक अलग किस्म की है, जिसे हम नागर शैली की उपशैली कह सकते हैं। आमतौर पर शिखर, जिसे ओडिशा में देवल कहते हैं, इस उपशैली के अंतर्गत लगभग चोटी तक एकदम अधर्वोधर यानी बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, पर चोटी पर जाकर अचानक तेजी से भीतर की ओर मुड़ जाता है। इन मंदिरों में देवालयों से पहले सामान्य रूप से मंडल होते हैं। मतलब मंडल का मतलब मंडप होते हैं, जो बैठने की जगह होते हैं जहाँ प्रार्थना की जाती है उसे, जिन्हें ओडिशा में जगमोहन कहा जाता है। मुख्य मंदिर की भू योजना हमेशा लगभग वर्गाकार होती है। मतलब मुख्य मंदिर की जो भू योजना है, मुख्य मंदिर है, उसको कैसे बनाते हैं, वर्गाकार आकार में बनाते हैं, जो ऊपरी ढांचे के भागों में मस्तक पर वृत्ताकार हो जाती है। इससे लाट लंबाई में लगभग बेलनाकार दिखाई देता है। लाट और परघा, जैसे लाट का मतलब होता है नीचे का स्थल, जो लाट के आले दिवाले आमतौर पर वर्गाकार होते हैं और मंदिरों का बाहरी भाग अत्यंत उत्कीर्णित होता है। उत्कीर्ण वाला खुदाई युक्त होता है, जबकि भीतरी भाग आमतौर पर खाली होता है। ओडिशा के मंदिरों में आमतौर पर 4 दीवारी होती हैं। 4 दीवारी का मतलब है चारों तरफ, चारों दिशाओं में बाउंड्री करना, उसे 4 दीवारी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर के अब भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क में भव्य सूर्य मंदिर है, उसके भग्नावशेष ही देखने को मिलते हैं। अर्थात वैसे ये कुछ हिस्सों में से गिर चुका है और कुछ हिस्सों में से शेष है। यह मंदिर 1240 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। इसका शिखर बहुत भारी भरकम था और कहते हैं कि उसकी ऊंचाई 70 मीटर की थी। इसका स्थल उसके भार को न सह सका और यह शिखर 19वीं शताब्दी में धराशायी हो गया। मंदिर का विस्तृत संकुल एक चौकोर परिसर के भीतर स्थित था। उसमें से अब जगमोहन यानी नृत्य मंडप ही बचा है। अब इस मंडप तक पहुंचा नहीं जा सकता, पर इसके बारे में यह कहा जाता है कि यह मंडप हिंदू वास्तुकला में सबसे बड़ा घिरा हुआ आहत है।
सूर्य मंदिर एक ऊंचे आधार वेदी पर स्थित है। इसकी दीवारें व्यापक रूप से अलंकारिक उत्कीर्णन से ढकी हुई हैं, अर्थात खुदाई के साथ जो अलंकरण किया गया उससे ढकी हुई हैं। इनमें बड़े बड़े पहिए के 12 जोड़े हैं। मतलब सूर्य मंदिर को क्या है, सूर्य मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो भगवान सूर्य के रथ मंदिर के रूप में बनाया गया है, जिसके 12 जोड़ी पहिए हैं और 7 घोड़े उसमें जुड़े हुए बनाए गए हैं। पहियों में आरे हैं, नाभि केंद्र हब हैं जो सूर्य देव की पौराणिक कथा का स्मरण कराते हैं, जिसके अनुसार सूर्य 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे रथ पर सवार होते हैं। यह सब प्रवेश द्वार के सियान सीढ़ियों पर उकेरा गया है। इस प्रकार यह संपूर्ण मंदिर किसी शोभा यात्रा में खींचे जा रहे विशाल रथ जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब जैसे कि भगवान सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों से जुड़कर आगे खींचे हुआ जा रहा है और जैसे किसी शोभा यात्रा में जा रहा है ऐसा प्रतीत होता है। इसमें 1 दर्जन यानी 12 जोड़ी पहिए बना रखे हैं और पहियों के मध्य में आरे बना रखे हैं, तीलियां बनाई गई हैं। मंदिर की दक्षिणी दीवार पर सूर्य की एक विशाल प्रतिमा है जो हरे पत्थर की बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि पहले ऐसी 3 आकृतियां थीं जिनको मतलब कह सकते हैं उदित और मध्याह्न और शाम का समय या कह सकते हैं अस्ताचल का समय उनको बनाया गया था। उनमें से हर एक आकृति एक अलग किस्म के पत्थर पर बनी हुई अलग अलग दिशा की ओर अभिमुख थी। चौथी दीवार पर मंदिर के भीतर जाने का दरवाजा बना हुआ था जहाँ से सूर्य की वास्तविक किरणें गर्भगृह में प्रवेश करती थी। इस प्रकार यहाँ का पूर्वी क्षेत्र की वास्तुकला के बारे में अपन ने अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे पहाड़ी क्षेत्र की वास्तुकला। आज इतना ही, धन्यवाद। तो ये वास्तुकला का अध्ययन करते जा रहे हैं कि वास्तुकला के आधार पर मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, वो अध्ययन आपको कराया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद।